नमस्कार, स्वागत है आपका हस्तक्षेप में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आज 17 सितंबर है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक माइलस्टोन बर्थडे, 75 इयर्स उनके आज कंप्लीट हुए हैं। तो आज इस अवसर पे, जो पहले से भी इसके रनअप पे इतना चर्चा का विषय हुआ था कि भाई 75th बर्थडे पे क्या मोदी जी कुछ सोच भी सकते हैं क्या रिटायरमेंट का, जबकि हमेशा ही ज़्यादातर लोगों को मालूम था कि जिस तरह से उनकी अभी हेल्थ चल रही है, जिस तरह से उनका मूवमेंट है, जिस तरह से अभी भी वो फुल ऑफ एनर्जी एंड इन कमांड दिखते हैं, वो कोई रेलेवेंट टॉपिक नहीं था। लेकिन उसके इर्द गिर्द पॉलिटिक्स हुई थी, तो खैर वो मुद्दा भी शांत हो गया। मोहन भागवत जी की 75वीं वर्षगांठ थी, आरएसएस प्रमुख थी, अभी हाल में ही वो भी रिटायर नहीं हुए हैं और मोदी जी भी अभी चलने वाले हैं और शायद लंबे समय तक चलने वाले हैं। इसी अजम्पशन के साथ हम ये लेखा जोखा अपनी एनालिसिस इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पे आज कर रहे हैं। आगे बढ़ूं, मैं उनके प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, उनका फ्यूचर रोड मैप क्या होना चाहिए, मेरी समझ में इसका जिक्र करूं, उससे पहले आपसे अनुरोध कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कंटेंट को शेयर कीजिए अगर आप उससे सहमत हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है। तो मोदी एट 75, क्या तो उनकी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं। तो पहले बात करते हैं हम उनकी स्ट्रेंथ्स की। उनका बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? देखिए, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बन के आए तो वो एक विकास पुरुष की तरह देखे जाते थे। बहुत लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी उनके साथ। वो एक होप और बदलाव, होप एंड चेंज के एजेंट की तरह से आए थे और भारी बहुमत से जीते थे। और वो होप और चेंज एजेंट आज भी अपने सपोर्टर्स के लिए बने हुए हैं। जो थोड़े न्यूट्रल या तटस्थ लोग हैं, उनका मानना है कि उनके द्वारा जो होप जनरेट की गई थी, चेंज की बात हुई थी, वो शायद ज़मीन पे उतनी धरातल पे नहीं उतर पाई और आज भी भारत काफ़ी हद तक उसी ढर्रे पे चल रहा है, उसी पटरी पे चल रहा है जो 2014 से पहले था। लेकिन कई चीज़ों में चेंज आया है, पॉजिटिव चेंज आया है, कई चीज़ों में नेगेटिव चेंज भी आया है, लेकिन उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वो आए थे बड़े होप और चेंज एजेंट की तरह से, विकास पुरुष की तरह से। प्रधानमंत्री बनने से पहले उनका 2001 से 2014 तक का ट्रैक रिकॉर्ड था। बहुत ही अच्छे गवर्नेंस मॉडल दिया था उन्होंने, गुजरात मॉडल, जिसके बेसिस पे, जिसको फाउंडेशन बना के ही उन्होंने एक तरह से देश की गद्दी जीती, देश का चुनाव जीता। ये गुजरात मॉडल इतना ज़बरदस्त, इतना कामयाब, इतना सफल और इतना डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, इतना विकास हुआ है वहाँ कि उसके बेसिस पे वो आए। उसके बाद उन्होंने लगातार, वो एक बहुत अच्छे ओरेटर हैं, तो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनमें करिश्मा है, बहुत क्रेज़ है उनका लोगों में, बहुत ही पॉपुलर हैं और वो ओरेटरी से उसमें चार चांद लग जाते हैं कि वैसे ही क्रेज़, ओरेटरी भी उसका एक हिस्सा, तो बहुत अच्छा बोलते हैं। एक और उनका जो बड़ा बड़ा पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो मैं मानता हूँ और जिसका जिक्र कई एनालिस्ट कर रहे हैं, कि एक बीजेपी जो ब्राह्मण बनियों की पार्टी देखी जाती थी, अपर कास्ट की, उसका उन्होंने ओबीसी फाइकेशन किया। ये ओबीसी या पिछड़ी जातियों पे, पिछड़े तबकों पर एम्फेसिस रहा। अब वो खुद ही एक कमज़ोर और बैकवर्ड जाति से आते हैं और अब आप देखिए बीजेपी के स्ट्रक्चर में, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में आपको पिछड़ों का, बैकवर्ड्स का बहुत रोल नज़र आएगा, काफ़ी संख्या में वो दिखेंगे। दूसरा, वो एक स्ट्रॉन्ग, निर्णायक, डिसाइसिव लीडर की तरह जो उनकी छवि थी, किसी के सामने झुकने वाले नहीं, वो उनकी आज भी बरकरार है। वो भी उनका बड़ा एक प्लस फैक्टर था। बहुत लोगों की नज़र में इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी है, दुनिया में इंडियंस का सम्मान बढ़ा है और उसके लिए भी वो मोदी जी को श्रेय देते हैं और काफ़ी हद तक है भी। उनकी जो ग्लोबल पॉलिसीज़ हैं, जो उनके समर्थक हैं, वो उसे बहुत पसंद करते हैं। बीच में उसमें कुछ धक्का सा लगा था जिस तरह से ट्रंप ने व्यवहार किया भारत के साथ, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे सुधर रहा है। भारत की चीन के साथ भी मीटिंग हुई और ट्रंप ने भी जिस तरह से बर्थडे विश की है प्राइम मिनिस्टर को, उससे उनकी बर्थडे से एक रात पहले, वो भी इस बात का संकेत है कि इंडिया यूएस रिलेशंस भी वापस अच्छे की तरफ ही लौट रहे हैं और ज़्यादा ख़राब नहीं होने वाले। और टैरिफ भी 50% से शायद 25 पे वापस आ जाएगा और एक म्यूचुअली कंपैटिबल एंड एक्सेप्टेबल ट्रेड डील जल्दी इंडिया और यूएस के बीच में शायद कंक्लूड हो जाएगी। तो मैंने बताया, और एक सिंगल पार्टी रूल की तरफ भारत लौटा, ये भी एक बड़ा श्रेय मोदी जी को चाहता है। हालांकि 2024 में उनकी 240 सीट्स आई बीजेपी की, लेकिन अभी भी प्रीडोमिनेंटली जो देश की राजनीति की धुरी है, जो एक पोल है, वो बीजेपी है। जो पहले 60 साल 70 साल कांग्रेस रही, लंबे समय तक 50 साल तो रही, उसके बाद से 2014 के बाद से वो पोल बीजेपी बन गया। बीजेपी के सेंटर है और बीजेपी के इर्द गिर्द
सारी राजनीति घूमती है, तो लोग उसके खिलाफ हैं या साथ हैं। फिर एक बेनिफिशियरी लाभार्थी ओरिएंटेड जो उनकी स्कीम्स हैं, वो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी उन्होंने डेवलप की, और वो एक उनके लिए बड़ा एक इम्पॉर्टेंट प्लस है। देश के अंदर एक बड़े लोगों को उनसे डायरेक्टली सीधे डायरेक्ट बेनिफिशियरी का जो तबका है उनको उससे मदद मिली, जिसका ग्राउंड वर्क ऑफकोर्स यूपीए के टाइम तैयार हुआ था, आधार बना था, यूपीआई नंबर बना था, तो वो सारी चीज़ें तब की हैं, लेकिन उसका भी एग्जीक्यूशन का श्रेय उनको जाता है। और एक और मोदी जी की खास बात है कि वैसे तो वो बड़ी मुश्किल से अपनी गलती स्वीकारते हैं या कुछ भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन एक बार उनको समझ में आ जाती है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो कोर्स करेक्शन भी जल्दी से करते हैं, उसमें नहीं हिचकते। चाहे वो फार्म लॉज की बात थी, चाहे वो जीएसटी के रिविजन की बात है, बड़ी देर बाद समझ में आया, लेकिन उसमें भी उन्होंने रिफॉर्म्स किए, तो कोर्स करेक्शन में भी वो माहिर हैं। तो वेरी क्विकली उनके प्लस पॉइंट्स में दोबारा बताता हूँ, विकास पुरुष, चेंज एजेंट, होप एजेंट, हिंदू हृदय सम्राट तो हम भूल ही गए, सबसे बड़ी बात जो एक हिंदू हृदय सम्राट या हिंदुआइजेशन या हिंदुत्व की पॉलिटिक्स हुई है, ओबीसी का मजबूत होना, बियॉन्ड ब्राह्मण बनिया पार्टी बनना, स्ट्रॉन्ग लीडर, डिसाइसिव लीडर, वर्ल्ड इमेज में सुधार, इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ना, सिंगल पार्टी रूल एक बार दोबारा बीजेपी का पोल पोजीशन में आना इंडियन पॉलिटिक्स में, सेंट्रलाइज सिस्टम उन्होंने लागू किया है, इसके प्लस और माइनस दोनों हैं, लेकिन वो निर्णायक, सशक्त, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की छवि के साथ उनका मेल खाता है। बेनिफिशियरी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स और कोर्स करेक्शन, अपनी गलती सुधारने में भी वो समझ रखते हैं। अब माइनसेस क्या हैं इस सरकार के और मोदी जी के? एक तो बहुत ही ऑथोरिटेरियन लीडर है, बहुत ही ज़्यादा वो जो स्ट्रॉन्ग लीडर है वो एक तरह से तानाशाह लीडर कई बार नजर आता है, वो एक दिक्कत है उनके साथ। अनडेमोक्रेटिक हैं, सुनते नहीं है लोगों की बात, या कम से कम ऐसा मैसेज नहीं देते कि वो सुन रहे हैं, सुन भी रहे होंगे, लेकिन कई लोगों का मानना रहता है ये दो जनों की सरकार है, मोदी जी और अमित शाह, और यही सब कुछ डिसाइड करते हैं, बाकी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। एक जिस तरह से मजल किया जा रहा है प्रेस को, ऑपोजिशन को, डिसेंट को या विरोध की आवाज़ों को जगह नहीं मिलती, उनको मुखर नहीं होने दिया जाता, उनको मजल किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको दबाया जाता है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया उन्होंने 2014 से, कितनी अजीबोगरीब बात है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हम अपने आप बताते हैं, बार बार अपनी पीठ थपथपाते हैं इस बात पे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। क्यों नहीं करते? सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? एक मंच से सीधे सीधे, इंटरव्यूज़ अलग बात है, इंटरव्यूज़ में तो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो उनके प्रशंसक हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना, ये भी थोड़ा एंटी डेमोक्रेटिक बात है। फिर टू मच कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, दो जनों की सरकार है लेकिन एक्चुअली 1 पर्सन रूल है, पीएमओ चलाता है सब कुछ, तो उससे भी कई बार ऐसा लगता है कि शायद उनके पास राइट फीडबैक नहीं जा पा रहा होगा इतने सेंट्रलाइजेशन में। फिर वन साइडेड मेन स्ट्रीम प्रेस है, वो उसकी हालत ऐसी हो गई है। टेलीविजन मीडिया तो मेन स्ट्रीम बिल्कुल ही उनके मतलब चरणों में ही जैसे बैठा रहता है, हमेशा उन्हीं के गुणगान करता रहता है, और सोशल मीडिया पे ज़्यादातर उनके विरोधी मुखर रहते हैं, तो ये सब बातें उनके अगेंस्ट में जा रही हैं। आगे क्या होगा देखिए, हमने देखा आसपास जिस तरह से श्रीलंका में हुआ था, उससे पहले बांग्लादेश में हाल में हुआ, नेपाल में रिसेंटली, हमारे यहाँ एक सिस्टम है जो सेफ्टी वॉल की तरह काम करता है। जो हमारी डेमोक्रेसी है और जो डाइवर्सिटी है, जो विविधता है, उसमें ये सेफ्टी वॉल है कि लोग अपनी बात कहते हैं, भड़ास निकल जाती है, गुस्सा भी निकल जाता है, शोभ भी निकल जाता है, दुख भी प्रकट हो जाता है, तो वो सेफ्टी वॉल को कभी बंद नहीं किया जाना चाहिए। हम बहुत ही लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री हैं और उसमें डिसेंट और डाइवर्सिटी की जगह हमेशा बनी रहे, ये मोदी जी को इंश्योर करना है। और आगे जाके जैसे नीरजा चौधरी ने लिखा है अपने बहुत अच्छे कॉलम में इंडियन एक्सप्रेस में कि ये जो डाइवर्सिटी है और डिसेंट, इसको ज़्यादा मुखर होने का मौका देना चाहिए, मोदी जी को ये एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि अब वो इतने साल बाद, 11 साल हो गए उनको प्राइम मिनिस्टर बने हुए, अभी इस टर्म के 3-4 साल और बचे हुए हैं, 29 तक तो वो हैं, तो अब उनको अपनी विरासत और लेगेसी के बारे में भी सोचना चाहिए। तो वो अपनी विरासत और लेगेसी और भारत के भविष्य में ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं और हमेशा रहेंगी कि कैसे हम विरोध के स्वरों को नहीं दबाएं, लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हो इस देश में, हमारी विविधता ये और मजबूत हो, और आरएसएस भी उस तरफ बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं लगता है बीजेपी को भी अब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की एक सीमा आ गई है, उसको इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, क्योंकि हमें सबको देश में रहना है, साथ रहना है, एक साथ रहना है, इकट्ठे आगे बढ़ना है, तभी देश की तरक्की संभव है। तो मेरे ख्याल से आगे के रोड मैप में अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो भारत का मूल कैरेक्टर है, मूल चरित्र है, विविधता, एकता और कई तरह के लोग, कई तरह की भाषाएं, कई तरह का प्रांत, इन सबको वो कैसे और एनकरेज करें, कैसे उसका और सपोर्ट करें, कैसे उसको और अंडरलाइन करें, वो बहुत आवश्यक है।
तो इसी के साथ मोदी जी को एक बार मेरी तरफ से और हमारे सब सुनने वालों की तरफ से फिर एक बार हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की शुभकामनाएं। और इसी के साथ मैं अपना संवाद यहाँ समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगता है तो हमारे कंटेंट को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद।